देखिए, आज हम फिजिक्स के वीवीआई जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लगभग वीवीआई क्वेश्चन जो है उनको हम सिलेक्ट किए, उनमें से 30 क्वेश्चन को आज हम करा रहे हैं। और क्या करेंगे, इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा उसमें और जो क्वेश्चन बच जाएंगे उस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले आज क्वेश्चन देखते हैं। हम 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल तथा उत्तल जो दर्पण होगा उसी में केवल आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। उसके अलावा किसी भी दर्पण में आभासी प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे केवल आभासी का बात है। इसका मतलब कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में हमारा है कि दर्पण है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है, यानी जो समतल दर्पण का प्रयोग होता है, हम लोग के घर में जो आईना होता है वो समतल दर्पण रहता है, जिसका प्रयोग हम लोग चेहरा देखने में करते हैं और आभासी तथा उसका बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन जो हमारे घर में जो शीशा लगा होता है वो होता है समतल दर्पण। ठीक है, जो लेकिन सैलून में जो शीशा रहता है वो होता है अवतल दर्पण। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हजामती के रूप में या डॉक्टर अपने नाक, कान या किसी प्रकार के जो गले की बीमारी होती है उसको चेक करने के लिए डॉक्टर अपने तरह से इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, क्योंकि उस में आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनता है सिर्फ समतल दर्पण में ही, और अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाया जाता है। चलिए, इसलिए दांत के डॉक्टर उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी? चलिए, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो हो जाएगा वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। यहाँ पे आंसर गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पे सही उत्तर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दर्पण सूत्र क्या है। जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यहाँ पे लेंस सूत्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लेंस सूत्र हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो होता है वही होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि गोलीय दर्पण में फोकस अंतर का मतलब होता है फोकसांतर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर है और वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है। तो उसमें संबंध होता है f बराबर r/2। वहीं जो वक्रता त्रिज्या की आधी वाला जो इसमें सूत्र है वहीं फॉलो कर रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा अगला और 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्तन ऋणात्मक हो तो प्राप्त बर्थडे, यहाँ पे लिखा गया बर्थडे नहीं होगा, प्राप्त बिंब कैसा होगा। तो प्राप्त बिंब जो होता है वो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। चलिए, ऋणात्मक हुआ तो उल्टा हुआ, ध्यान रखिएगा। अगली जो क्वेश्चन है वो है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर के रूप में होता है अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का सोलर कुकर के रूप में व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। मोटर चालक के सामने उत्तल दर्पण रहता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि मोटर चालक इसी को कहते हैं पश्च दृश्य। पश्च दृश्य का मतलब कि पीछे देखने के दृश्य, चाहे इसी को कहा जाता है कि साइड मिरर के रूप में। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण होता है और मोटर चालक के सामने भी लगा रहता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उसका खासियत होता है किसी भी वस्तु को जो वो दिखाता है वो उसको वस्तु के छोटा आकार का दिखाता है। चलिए, अवतल दर्पण लगाएंगे तो उससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा अगला क्वेश्चन कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का होता है। किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण का होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है। जो प्रकाश की किरणें वो सब लोग जानता है, प्रकाश की किरणें जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भी ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के भी और अपवर्तन के भी। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गलती आप लोग कर देते हैं, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो सब लोग जानता है कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि हम अभी बताएं कि अवतल दर्पण का काम क्या है? बड़ा प्रतिबिंब बनाना, इसीलिए उसका डॉक्टर सब जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वह कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बड़ा प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। चलिए, अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण होता है, दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो 16 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश के परिवर्तन से क्या निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन से निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, यही निर्धारित होता है।
चलिए अभी क्वेश्चन आ ही गया एक टकरा के क्वेश्चन कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांत के प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए? तो बस अवतल दर्पण, जहां बड़ा का बात हो अवतल दर्पण ठीक कीजिएगा आंख बंद करके। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर गलती टाइपिंग हो गया हो, वो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्वारक गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया गोलीय दर्पण की त्रिज्या, यहाँ पे ध्यान नहीं देना है इसको। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा अगला क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है काल्पनिक और हर्षवित। ठीक है, काल्पनिक और हर्षवित। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उन्हें कहते हैं पारदर्शी। पार करेगा तो पारदर्शी, नहीं पार करेगा तो अपारदर्शी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं क्या है? तो जो हमारी आंखें देखती है उस वस्तु को हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दीप्त या प्रदीप्त। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन रचनात्मक, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक नहीं होना चाहिए, आवर्धन हो तो उस बिंब की प्रतिकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, यहाँ पे होना चाहिए ऋणात्मक, यहाँ पे होना चाहिए ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक होगी तो उसकी प्रतिबिंब क्या होगी? प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, यदि ऋणात्मक हो जाता है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो हो जाएगी, हमारी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो हो जाएगी वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर स्थित हो, यूपी हो लिखा गया, यहाँ पे स्थित हो, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, स्थित हो वह प्रतिबिंब सीधा ही होता है, समतल या उत्तल में होता है। चाहे जितना भी आप पीछे जाइए, जितना पीछे जाइएगा उतना ही आपको बनाएगा समतल दर्पण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो उस समय जो वस्तु की स्थिति होना चाहिए वो पोल और एफ के बीच होना चाहिए, यानी पी और फोकस, पोल और फोकस के बीच, अगर मतलब कि पी और एफ के बीच होना चाहिए, पी तथा एफ के बीच, इसका मतलब हिंदी में यदि कहें तो ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब लेना हो तो अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर लोग भी इसका उपयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और 26 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होगा, उत्तल दर्पण बनाएगा हमेशा सीधा, नहीं तो यदि वो उल्टा बनाते हो तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यदि इसका उपयोग करते हो तो सभी गाड़ी को चक्का ऊपर और गाड़ी नीचे दिखाता है। इसलिए समझिएगा कि जितना भी बात बनाएगा उत्तल दर्पण वो सीधा बनाएगा हमेशा, ताकि देखने में कोई कठिनाई ड्राइवर को नहीं हो। ठीक है, यहाँ से ट्रिक ये निकल जाता है कि ड्राइवर को सीधा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, नहीं तो उल्टा बनाता है तो चक्का ऊपर गाड़ी नीचे दिखा देता, आता गाड़ी इधर तो बता देता कि जा रहा है गाड़ी। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण पे। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर के संयुग्मी फोकस से संभव है किस दर्पण में? संयुग्मी जो फोकस संभव है वो है संभव अवतल दर्पण में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा के इसको शेयर कीजिएगा। आप लोग को शेयर करने से फायदा क्या होगा कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए वो पढ़ पाएंगे, और हम अगले बार मोटिवेट होकर आपको एक और वीडियो देंगे जो VBI ऑब्जेक्टिव होगा। आप कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।